भारतीय छात्र संसद के इस 5वें वर्ष में और आज के इस सत्र में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विशिष्ट मेहमान इस सत्र के। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम अपने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करेंगे। हमारे बीच मौलाना सैयद कल्बे रुशैद रिजवी साहब, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर, समाज सुधारक। हमारी भारतीय छात्र संसद की खुशकिस्मती है कि हमारे साथ विधानसभा, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष महोदय यहाँ पहुँचते हैं और अपने विचारों से हमें अवगत कराते हैं। हम अभिनंदन करेंगे मौलाना सैयद कल्बे रुशैद रिजवी साहब, जाने माने समाज सुधारक, वक्ता, इस्लामिक स्कॉलर। और अब जिस शख्सियत को हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं वो जाने माने समाज सुधारक हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और यंगेस्ट मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। उनकी साफगोई, उनके रिफॉर्मिस्ट विजन और उनके राष्ट्रवादी होने के नाते वो IAS के निशाने पर भी हैं। मित्रों, मौलाना सैयद कल्बे रुशैद रिजवी साहब हमारे साथ हैं। आइए पहले उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर नजर डाल लें इस फिल्म के माध्यम से। Maulana Kalbe Rashid Rizvi is an internationally recognized Islamic scholar and a peace activist who firmly believes in the principle of non-violence. He is also the oldest member of Muslim Personal Law Board, the highly prestigious body of India. He is a powerful orator and has the knack of establishing the dialogue with the listeners. As a social reformer, Sayyid Kalbe Rashid Rizvi is actively involved in the field of health. He is involved in many international projects dealing with the issue of cancer. Being a scholar with a deep spiritual knowledge, Sayyid Kalbe Rashid Rizvi has helped hundreds of such patients across the world. He is also actively involved in the field of education with international institutions like American Federation of Muslims of Indian Origin, AAFMI, which strives to work towards the educational and economic upliftment of Indian Muslims by seeking cooperation among American and Indian relief and educational organizations. मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख के इस देश में क्या हो नहीं सकता। We are honored to welcome such a reformer and thinker to the 5th भारतीय छात्र संसद। हम आमंत्रित करेंगे मौलाना सैयद कल्बे रुशैद रिजवी साहब को आए और अपने विचार हमसे साझा करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मौलाना सैयद कल्बे रुशैद रिजवी साहब। मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा, चूँकि मेरा प्रोग्राम मेरे भाई छोटे करात साहब ने दोपहर के बाद रखा था इज़्ज़त माब अन्ना जी के साथ, लेकिन सडनली उन्होंने कहा कि आपको इस वक्त बोलना है। आपके प्यार पे यकीन रख के मैंने हाँ कह दिया कि आप थकेंगे नहीं मुझे सुनने में। जनरली मेरी आदत नहीं होती कि जो मेहमान हैं उनका ज़िक्र करूं, मगर मैं बड़ा प्रभावित हुआ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तिब्बत, जिन्होंने अपनी बात में वो बात कही जिसे बात कहा जा सके। बड़े करात साहब हमारे विधानसभा महाराष्ट्र के अध्यक्ष और हमारे प्रोफेसर साहब और प्रकाश भाई, हमारी मुलाकात रामलीला मैदान में हो चुकी है प्रकाश भाई से। छोटे करात साहब और हमारे ये छोटे छोटे उम्र के मगर बड़े बड़े हौसलों के स्टूडेंट, जिन्होंने ये दिखाया कि भारत की खेती में उगने वाला कोई भी फल छोटा नहीं होता, मीठा हुआ करता है। वक्त मेरे पास कम है और बातें करनी हैं। नीचे बहुत सारे हमारे प्रोफेसर्स हैं जिनका प्यार और जिनकी इज़्ज़तें मुझे मिलती रहती हैं। ये पहला प्रोग्राम है, हिंदुस्तान नहीं एशिया का पहला प्रोग्राम है जिसमें
जवान बैठा है और बस बैठा है, ना कोई बाहर जाता है और ना कोई आता है। और शायद ये विश्वास है देश के लिए कि तुम खड़े रहो, हम बैठे हैं, जब तुम थक जाओगे तो हम खड़े हो जाएंगे। राहुल भाई, आपकी इजाजत से यहां से शुरू करता हूं। तेरे चिराग अलग हों, मेरे चिराग अलग। माना तू ईसाई है, माना तू सिख है, माना तू हिंदू है, माना तू मुसलमान है, तेरे चिराग अलग हों, मेरे चिराग अलग, मगर उजाला तो फिर भी जुदा नहीं होता। जो ये उजाला है ना, जो ये प्रकाश है, प्रकाश का कोई रंग नहीं होता। प्रकाश तो बस प्रकाश होता है। वो सूरज से आए तो भी प्रकाश होता है, चांद से आए तो भी प्रकाश होता है, हीरे से आए तो भी प्रकाश होता है, चिराग से आए तो भी प्रकाश होता है, और मां की दुआओं से आए तो भी प्रकाश होता है। हां, मुझे ये सब्जेक्ट दिया गया है कि मैं सॉरी आपसे ये बात करूं कि ये जात पात के ताने बाने हमारी डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते हैं या मजबूत करते हैं, उनको ताकत देते हैं या उन्हें ख़त्म करते हैं। देखो भाइयों, सबसे पहले तो हमें एक दो बातें समझनी होंगी। मजहब जो है ना, वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। जू में जाने वाले किसी इंसान ने, जिसने हर देश का सब कुछ देख लिया, जब आखिर में पहुंचा तो उसने एक बहुत बड़ा आईना देखा, और जिस आईने पे लिखा था भयानक जानवर। बाहर आया तो उसने जू मैनेजमेंट से पूछा, भाई ये भयानक जानवर क्यों लिखा था? तो जू वाले ने कहा, भाई हम टिकट सिर्फ जानवर दिखाने के लिए नहीं लेते, हम टिकट कुछ मैसेज देने के लिए भी देते। तो उसने पूछा, भाई मैसेज क्या है इसमें? तो कहा, जो जानवर बंद है ना पिंजड़ों में, असल में वो जानवर नहीं है। अगर इंसान के पास धर्म है तो उससे अच्छा कोई इंसान नहीं, और अगर इंसान का कोई धर्म नहीं तो उससे भयानक कोई जानवर नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से खा पी के आए होगे, तालियां ऐसी बजाया करो कि तालियां कहीं जाएं। अब सवाल यह है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये कास्टिज्म कहां से आ गई? मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, क्या पूजा के फूल लेते वक्त किसी भी मंदिर के पुजारी ने जात पूछी थी? क्या किसी भी मौलवी के पीछे नमाज पढ़ते वक्त मौलवी पलट के पूछता है कि तुम किस जाति और प्रजाति के हो? नहीं। तो अगर सच्चा धर्म मानने वाला होगा तो वो जाति प्रजाति को नहीं देखेगा, वो नीयत को देखेगा, खुलूस को देखेगा और प्यार को देखेगा। हाँ, सवाल यह है कि ये जाति प्रजाति बन कैसे गई? तो इसे लोगों ने हवा दी अपने कामों, अपने कार्यों, अपने वोट बैंक के लिए। मैं बहुत छोटे छोटे लफ्ज़ों में और कम टाइम आपका लेते हुए आगे बढ़ता चला जाऊंगा, ताकि बात आपको पूरी समझ में आ जाए। अब ये जात पात करती क्या है? मैं एक छोटा सा सवाल अपने जवानों से, जो कल के हिंदुस्तान के हुक्मरान बनने वाले हैं, बल्कि हुक्मरान जुमला में हटा दूं, चूंकि अब तक भारत को हुक्मरान मिला है, खिदमतगार नहीं मिला। मेरी दुआ रहेगी कि आप जब भी भारत की खिदमत के लिए खड़े हो तो ऐसे खड़े हो कि तलवार निकालना है तो मैदान में कोई ना टिके, पार्लियामेंट में बोलो तो बात में कोई ना टिके, और वतन की मोहब्बत में आ जाओ तो सौगात में कोई ना टिके। देखो, बड़ा अजीब मसला है ये। हमें वोट बैंक के लिए यूज किया गया, कभी इधर के लिए कभी उधर के लिए। मुझे एक बात बताओ, एक मकान जल रहा हो, डायस पे बैठे हुए मेरे बहुत मोअज़्ज़िज़ दोस्त मौजूद हैं, मैं इनसे भी सवाल करता हूं। एक मकान जल रहा हो, मैं कुरान पढ़ता हुआ गुजर जाऊं, तुम बाइबल पढ़ते हुए गुजर जाओ, तुम गीता पढ़ते हुए गुजर जाओ, तुम रामायण पढ़ते हुए गुजर जाओ, तुम ऋग्वेद, सामवेद, अजवेद, पुराण पढ़ते हुए गुजर जाओ, मुझे इंसाफ से बताओ, क्या किताबें तुम पे लानत नहीं भेजेंगी?
क्या किताबें ये कहेंगी कि तू बहुत अच्छा धार्मिक इंसान है, तू किताबें पढ़ता हुआ चला जा रहा है और मकान जल रहा है? नहीं, किताबें कहेंगी किताबें छोड़ दे, पानी उठा और जलती हुई आग को बुझा। क्योंकि जलते को जलाना इंसानियत नहीं है, बल्कि जलते को पानी से बुझाना इंसानियत है। यही सारी किताबों का संदेश है। अब आगे आ जाते हैं। जब हम एज ए इंसान खड़े होते हैं इस देश की खिदमत के लिए, तो बस मेरा एक जुमला याद रखना, और शायद एक दो बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्वेश्चन और आंसर सेशन होगा। याद रखना और इसे अपने अंदर उतार लेना। जब इंसान बेहोश होता है तो उसे पानी की छींटों की जरूरत होती है, मगर जब समाज बेहोश हो जाता है तो उसे खून की छींटों की जरूरत होती है। तुम्हें अपने अपने समाज में आगे निकलना होगा और देखना होगा, क्योंकि हम हर समाज में फैली हुई बुराई का ठेकरा और नारियल सियासत पे फोड़ देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। हमें समाज को साफ बनाना पड़ेगा। जिस दिन हमारा हिंदुस्तान का समाज जाग जाएगा, उस दिन किसी सियासत मदार की ताकत नहीं है कि हम में अलग कर दे, हम में फूट डाल दे और हमें इत्तेहाद से हटा दे। हमें अपने आप को एक होना होगा, और अपने आप को एक होने के लिए हमारे समाज को एकजुट होना होगा, और समाज को एकजुट होने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और जब अच्छा इंसान डेमोक्रेसी की खिदमत करेगा, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मेरे आए हुए सारे हिंदुस्तान से एक एक प्रतिनिधि से बस एक ही सवाल, मुझे इंसाफ से बताओ, किसी दरख्त को अगर हरा भरा देखना है तो क्या यह तरीका सही है कि तुम डाल पे चढ़ जाओ और पत्तों को पोंछ के लाल बना दो, या यह तरीका सही है कि जड़ में पानी डालो? तुम मुझे इंसाफ से बताओ। अगर तुम डाल पे चढ़ के पत्तों को अपने पर्दे से, अपने रुमाल से, अपने कपड़े से पोंछना शुरू कर दोगे, तो थोड़े देर की चमक तो दिखेगी, मगर उसमें वो चमक नहीं आ पाएगी जो चमक रात में भी रहती है और दिन में भी रहती है। अगर तुम्हें इस दरख्त को वाकई चमकदार और फलदार बनाना है, तो इसकी जड़ में जाना होगा और वहां पानी डालना होगा। अगर तुम्हें देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, तो जात पात की डाल से पोंछने से कुछ नहीं चलेगा। नीचे उतरो और उतरने के बाद जड़ में अपने आप को कुर्बान करके डाल दो। देखो, जाड़ जैसे कल भरा था वैसे आज भी हरा भरा रहेगा और कल भी हरा भरा रहेगा। याद रखना, मैं एक शेर कभी पढ़ा करता हूं, मोहब्बतों में आजकल जो पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है ना, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। इतना यकीन रखो किसी से मिलने के लिए कि वो तुम्हारा हिंदुस्तानी भाई है, वो तुम्हारा इंडियन भाई है। मुझसे दीपक चौरसिया जी ने एक सवाल किया था, मुसलमानों को मोदी से क्या चाहिए? बड़ा ट्रिपिकल जुमला है, और आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं मौलाना कल्बी रुशैद क्या कहेंगे। तो मैंने जो वहाँ कहा वो यहाँ कह के अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। मैंने कहा, मोदी लिखा जाता है उर्दू में मीम, वाव, दाल और ये। मीम से मोहब्बत दे दें, वाव से वफ़ादारी दे दें, दाल से दयानतदारी दे दें, ये से यकीन दे दें कि जितना वो हिंदुओं के नेता हैं उतने ही बड़े वो मुसलमानों के नेता हैं। हम कल भी अपने देश के प्रधानमंत्री को सलाम करते थे और आज भी सलाम करते हैं। इन्हीं जुमलों के साथ मैं आप सबसे खुदा हाफ़िज़ी चाहूँगा, ये कहते हुए मेरी जान खतरे में ज़रूर है, ये कहते हुए मेरे दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, ये कहते हुए कि मुझे सुलाने के लिए लोग बहुत सारे अपनी अपनी जगह प्लान कर रहे हैं, पर इतना यकीन के साथ कहता हूँ, कब्र में भी मेरी धड़कन भारत के लिए धड़केगी, भारत के लिए धड़केगी, भारत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से निवेदन, स्टैंडिंग ओवेशन। विशिष्ट मेहमान यहाँ खड़े हैं जिनसे सवाल जवाब होंगे। स्वरूपा रानी हमारे साथ हैं, हुबली कर्नाटक से आप आती हैं और मौलाना साहब से आप सवाल पूछेंगे।
पोडियम नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी और इनडिस्क्रिमिनेशन जैसे बातें कही जाती है, और जहाँ की हम लोग ये इक्वालिटी और इनडिस्क्रिमिनेशन लाना चाहते हैं, हमको पहले जब हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं, उस फॉर्म में कास्ट और रिलीजन नाम की जो कॉलम है उसे मिटाना नहीं चाहिए। देखो, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। मैंने इसी मंच से एक जवाब दिया था, शायद वो जवाब सूट भी कर रहा हो इस सवाल को, अगर तुम्हें संतुष्टि मिलती है। हिंदुस्तान इज्जतों की वो चादर है जिसमें लाखों धागे लगे हुए हैं। अब आप अपनी अपनी चॉइस का एक एक धागा अगर अलग कर लें तो हमें हमारा धागा तो मिल जाता है, लेकिन चादर तार तार हो जाती है। इसलिए इस देश को अब जरूरत है उन कायदों की, उन कानूनों की जो जवान हिंदुस्तान को काम आए। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगा, शायद मेरे हज़ारों स्टूडेंट को बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं छोटा था, मेरी माँ ने मेरे लिए एक कपड़ा बनाया और उस कपड़े को बड़े प्यार से मुझे पहनाया। मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मेरी माँ ने फिर वही कपड़ा पहनाया, मेरा बदन थोड़ा और बड़ा हो गया। अब वो कपड़ा छोटा पड़ रहा था क्योंकि मेरा बदन बड़ा हो रहा था। जब मैं बड़ा हो गया और मुझसे वो कपड़ा पहनने को कहा जा रहा है, तो ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं वो कपड़ा पहनूं। मुझे लगता है भारत के चलाने वाले, भारत के कानून बनाने वाले, भारत के कानून में संशोधन करने वाले, भारत के इज्जतमां पार्लियामेंटेरियन को अब सोचना चाहिए कि जवान हिंदुस्तान को कुछ नए कानून की ज़रूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों वक्ताओं का। अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ये शख्स रहनुमा सा लगता है। मिलजुल कर अब काम करेंगे, आओ अब कुछ बात करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अन्ना के ज़माने में अन्ना को कोई अन्ना नहीं मिला था, सिर्फ माँ से ईमान मिला था। तो अन्ना ने हिंदुस्तान को बदल दिया। तुमको अन्ना भी मिला है, ईमान भी मिला है और माँ भी मिली है। तुम्हें हिंदुस्तान को बदलना होगा, बदलना होगा और बदलना होगा। सिर्फ अन्ना जी के लिए एक शेर, ये सादा लौ है, सादा मिजाज रखता है, जमी पे है ये मगर आसमान रखता है। साथ मिलके हाथों को उठा के हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान कहूंगा आपको, जिंदाबाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के सबसे चहीते मसीहा अन्ना हजारे जी से मेरी गुजारिश होगी कि वह आपको संबोधित करें। मित्रों, भारतीय छात्र संसद का ये सफर सिर्फ पुणे तक ही नहीं है। अब हम अखिल भारतीय स्वरूप ले रहे हैं और ऐसी ही एक सफल कोशिश भारतीय छात्र संसद की ओर से हमारा जम्मू कश्मीर का अध्याय भी प्रारंभ हुआ इस साल।
जून 2014 में सैयद फजल कशानी जो कि BCS के JNK के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने सफल आयोजन किया श्रीनगर में कश्मीर स्टूडेंट पार्लियामेंट का आयोजन किया। तालियों के साथ आज भारतीय छात्र संसद के मंच से हम उनका अभिनंदन करेंगे। मैं अनुरोध करूंगी राहुल कराड़ जी से, भारतीय छात्र संसद के संस्थापक और संयोजक श्री सैयद फजल कशानी जी का, जिन्होंने कश्मीर स्टूडेंट पार्लियामेंट का सफल आयोजन करके पैन इंडियन स्वरूप दिया। अन्ना जी के हाथों ये सम्मान कशानी जी के लिए। भारत अपनी आँख का और अब तन मन धन से भी है प्यारा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसकी गरिमा भारतीय छात्र संसद के नाम। हमारा भारतीय छात्र संसद। धन्यवाद। और अब मेरी अपेक्षा है कि आप सब लोगों में से काफ़ी सारे लोग, ये जो उदाहरण है यहाँ पे आपके सामने, मतलब इतना कमिटेडली अराउंड 1500 स्टूडेंट्स ही कुड गैदर इन जम्मू कश्मीर, अ वेरी सेंसिटिव प्लेस, और वहाँ पे उन्होंने ये 2 दिन का ये सम्मेलन स्टूडेंट पार्लियामेंट वहाँ पे किया। मैं चाहता हूँ हर कोई आप अपनी अपनी जगह पे जाके इस तरीके से इनिशिएटिव लेना ज़रूरी होगा, और ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स 120 करोड़ की आबादी का अपना भारत होने चाहिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू। अन्ना जी के लिए एक बार हम सब खड़े हो जाएं और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपना सम्मान और अपना आभार प्रकट करें। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद